नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर सियासी हलके से आती हुई। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। तेज प्रताप यादव ने यह ऐलान ट्विटर पर किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है, मैंने सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द पिता से मिलकर इस्तीफा दूंगा। तेज प्रताप ने इस पोस्ट को लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती सहित कई लोगों को टैग करते हुए किया है। तो तेज प्रताप यादव ने जो ट्वीट किया उसके बाद सियासत में देखिए कैसे हड़कंप मचता हुआ। तेज प्रताप के इस्तीफे के इस ट्वीट के बाद उन्होंने इस ट्वीट को लिखा है कि जल्द पिता से मिलकर मैं इस्तीफा दूंगा। आरजेडी से इस्तीफा देंगे अब तेज प्रताप यादव। इससे पहले महानगर युवा आरजेडी के अध्यक्ष रामराज यादव ने तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। रामराज यादव ने कहा था कि 22 अप्रैल को तेज प्रताप यादव ने कमरे में बंद कर उनकी पिटाई की थी। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इससे इनकार किया और रामराज यादव के साथ एक तस्वीर पोस्ट कर सफाई दी थी। तेज प्रताप यादव ने पिटाई के आरोप को गलत बताया था और कहा था कि बहकावे में आकर रामराज यादव आरोप लगा रहे थे। लेकिन जब न्यूज 18 ने रामराज यादव से बात की तो वे अपनी बात पर कायम रहे। दरअसल तेज प्रताप यादव पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। यूथ आरजेडी के महानगर अध्यक्ष रामराज यादव ने तेज प्रताप यादव पर पिटाई का आरोप लगाया है। यह वाकया उस दिन हुआ जिस दिन राबड़ी आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था। इस पूरे मामले पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किए गए तो उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। तेज प्रताप के ऊपर बड़ा आरोप लगा है कि उन्होंने मारपीट किया पार्टी के कार्यकर्ता के साथ। नेता बोल रहे हैं आपके जो नेता है रामराज इस्तीफा देने पहुंचे हुए महानगर के अध्यक्ष हैं। अभी जो भी हम लोग देखते हैं क्या मामला है, क्या मामला है हम लोग देख लेते हैं क्या मामला है। हमको तो आप लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी जो भी हम लोग देखते हैं क्या मामला है, क्या मामला है हम लोग देख लेते हैं क्या मामला है। हमको तो आप लोग जानकारी दे रहे हैं। बिहार में सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों को बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने खारिज किया है और कहा कि नीतीश कुमार ही 2025 तक सीएम रहेंगे। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कार्यकाल पूरा करेगी, तब भी ये झूठ फैलाते रहना थेथरलॉजी है कि भाजपा बीच में ही अपना मुख्यमंत्री बनवाना चाहती है। मुख्यमंत्री को लेकर निराधार अटकलबाजी जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस शरारत का कुछ असर विधानसभा बुछा उपचुनाव पर भी पड़ा होगा। बिहार विधानसभा का 2020 का चुनाव एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मांगते हुए लड़ा था। लोगों ने इस पर भरोसा किया। जब एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने का जनादेश 2025 तक के लिए है, तब किसी किंतु परंतु के साथ बीच में बदलाव का कोई सवाल ही नहीं है। विपक्ष के पास नीतीश सरकार के विरुद्ध न तो कोई ठोस मुद्दा है, न सदन में संख्या बल और न लालू राबड़ी राज की विफलताओं के कारण उनके पास आलोचना का कोई नैतिक बल ही है। ऐसे में वे नीतीश कुमार के पद से हटने की तरह तरह की बेतुकी अटकलों को हवा देकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। और अब बात कॉमन सिविल कोड की। सवाल यह कि क्या बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि अचानक यह मुद्दा सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। 2 दिन पहले भोपाल में अमित शाह ने सिविल कोड को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद यह बहस पूरे देश में छिड़ गई। कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। कहीं से मामला बनता ही नहीं है, देश हित में प्रदेश हित में ले लिया जाता है। क्या बिहार में लागू होगा कॉमन सिविल कोड?
कॉमन सिविल कोड पर छिड़ा सियासी संग्राम। बिहार नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और कल ही भोपाल में अमित शाह ने ऐलान किया है कि धारा 370 तो हमने खत्म कर दिया, राम जन्मभूमि पर मंदिर का काम चालू हो गया, अब एक काम बचा कॉमन सिविल कोड का। और कल अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। शनिवार को वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव कार्यक्रम में खुले मन से सुशील मोदी का बयान बता रहा है कि कॉमन सिविल कोड पर बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है, जबकि बीजेपी की सहयोगी जेडीयू मानती है कि बिहार में कॉमन सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है। इन सब के बीच आरजेडी संविधान सभा का हवाला दे रही है। लोगों की पार्टी की जो विचारधारा है उसके हिसाब से तो कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम डिफर करते रहे। उसमें एक मुद्दा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड का भी है। तो बिहार में कहीं से मामला बनता ही नहीं है। निश्चित रूप से अच्छे चीजों को लाया जाता है, कानून में संशोधन करके अच्छी अच्छी बातों को लाया जाता है। सिविल कोड का मामला है, निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। अन्य शासित राज्यों में जब हो रहा है तो बिहार में भी हो, और आपके माध्यम से उन राज्यों में को भी मैं कहना चाहता हूं जहां बीजेपी शासित नहीं है उनको भी लागू करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात करते हैं, अमित शाह जी करें कोई भी, तो हम लोग तो रेफरेंस देंगे संविधान सभा की बैठकों से। आखिर क्या वजह थी कि 47 में बावजूद इसके कि बाबा साहब चाहते थे, नेहरू जी चाहते थे, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक एक दूसरे के प्रति भरोसे का माहौल नहीं बनता है, इस प्रकार की कोई पहलकदमी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा नया नहीं है, इस पर बहस सालों से होती रही है। अब आप ये जान लीजिए कि कॉमन सिविल कोड है क्या। कॉमन सिविल कोड यानी नागरिकों के लिए एक ही कानून, नागरिकों के लिए समान कानून की बात ये कोड करता है। भारत के संविधान में भी इसे लागू करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में कॉमन सिविल कोड की जरूरत बता चुका है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बीजेपी नेता और बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि पूरे देश में एक कानून लागू होना चाहिए। जीवेश जी, क्या बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए? देखिए, कॉमन सिविल कोड तो पूरे देश में लागू होना चाहिए, बिहार उससे अलग नहीं है। मेरी राय है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। देश के संविधान ने देश के सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया है। संविधान के पहले पन्ने में ही ये बात अंकित है। सहयोगी है और उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि किसी भी कीमत पे बिहार में लागू नहीं। देखिए, उपेंद्र जी क्या है नहीं है, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उपेंद्र जी के जो चहेते होंगे आप उनसे इसी प्रकार कैमरा लगा के पूछ लीजिए ना जो क्या चाहते हैं। आप मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे इस बात पर? मैं कहता हूं कि जब ये देश के अंदर ये लागू होने की बात होगी तो आग्रह क्यों नहीं करेंगे? आग्रह करने में क्या बुराई है, मुझे बता दीजिए। लेकिन ये स्टैंड तो सर कुछ और दिख रहा है। जेडीयू का अपना स्टैंड हो सकता है, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, मुख्यमंत्री एनडीए के हैं। यही गलतफहमी कई बार हो जाती है लोगों को। मुख्यमंत्री एनडीए के हैं, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, और हम अपनी बात अपने मुख्यमंत्री से जरूर कहने की हिम्मत रखते हैं। और आपको उम्मीद है कि आपके मुख्यमंत्री मान जाएंगे? हमारी बात सुनेंगे जरूर। विचार तो सामूहिकता के साथ एनडीए में होता है, ये तो आप जान रहे हैं हम लोग। अब हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो महिला सशक्तिकरण को मजबूती देता है, पुरानी सोच को ध्वस्त करता है और एक ऐसे सुखद और समृद्ध समाज को प्रतिबिंबित करता है जो ये बताता है कि पुरुष और महिलाओं में कोई फर्क नहीं है। अमूमन आपने सड़कों के मेन हॉल की सफाई या ढक्कन हटाते मर्दों को देखा होगा, लेकिन वक्त बदल चुका है, अवधारणा बदल चुकी है। अब आपकी सड़क और गलियों की सफाई का जिम्मा इन स्वच्छांगिणियों ने उठाया है। पटना नगर निगम सहकारी समिति बनाकर महिलाओं को लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। मेन हॉल की सफाई के लिए नगर निगम वेटिंग मशीन, डीजल और चालक अपनी तरफ से मुहैया करा रहा है, तो बाकी का काम यह महिलाएं अपने हुनर से कर रही है। इसके लिए इन महिलाओं को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है। यह तस्वीर जो है
वह वाकई में हमें एक सुखद अनुभूति देती है कि अब महिलाएं भी किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं और ये महिलाएं इसी तरीके से इस भीषण गर्मी में जीवटता का अपना प्रदर्शन कर रही हैं और जीवटता के साथ इन मेन हॉल के ढक्कन को हटा रही हैं। ये कब से आप लोग मेन हॉल की सफाई में लगी हुई हैं, ढक्कन हटाती हैं? कम से कम 10 महीना हो गया। तो ये परेशानी होती है आप लोग को हटाने में कभी कभी? परेशानी तो होता है सर, बगैर परेशानी के कौन काम होता है, लेकिन कर लेती हैं। ये कर लेता है। कितने लोगों का ग्रुप है महिलाओं का? कम से कम लगता है कि 24, अभी 24 है, 24-25। ये काम इतना आसान भी नहीं है। इसके बावजूद सारी दुश्वारियां और परेशानियां झेलते हुए ये महिलाएं अपने काम को बखूबी निभाने में यकीन करती हैं। इस काम से महिलाएं आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो रही है। पहले ये दूसरे काम किया करती थी, लेकिन अब इस काम से उन्हें महीने के अंत में मोटी रकम मिल जाती है, जो जिंदगी को आसान बना रही है। काम आप कब से कर रही हैं? 9 जुलाई 2021। 21 में क्या हुआ था? ट्रेनिंग दी गई? हाँ, ट्रेनिंग दिए। 4 महीना हम लोग का ट्रेनिंग चला। कितनी महिलाओं ने ट्रेनिंग दी? 20 महिलाएं। 20 महिलाएं। अच्छा, उसके बाद काम कब से करना शुरू किया? काम हम लोग 1 नवंबर से स्टार्ट किए हैं। अभी तक काम हम लोग का चल रहा है। जाहिर है महिलाएं अब किसी काम में पीछे नहीं हैं। अपने हौसले से महिलाएं खुद को और समाज को आगे बढ़ा रही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर में आग लगने से सैकड़ों एकड़ में रखी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना रोसड़ा के बिलसंडी की है। आग कैसे लगी ये पता नहीं चल सका है, लेकिन हवा की वजह से ये आग तेजी से फैलती चली गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लपटें काफी तेज थी। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। खबर गोपालगंज से, जहां पर पुलिस ने छापेमारी कर नकली कीटनाशक फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कोइनी गांव में कार्रवाई की, जिसमें छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली कीटनाशक बरामद किया गया है। हालांकि इस दौरान धंधेबाज यहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि करीब 10 लाख की दवा बरामद की गई है। खगड़िया के अलौली में राजद विधायक राम वृक्ष सदा के बेटे रामानंद सदा से 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। विधायक के बेटे ने पंकज कुमार सदा नाम के शख्स पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गंगौर थाना क्षेत्र के सिमराहा गांव का रहने वाला है। घटना पर विधायक ने कहा कि अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो पुलिस की कार्रवाई और अपनी सुरक्षा को लेकर संतुष्ट हैं। वहीं एसपी ने कहा कि आरोपी से पूछताछ जारी है। के तरफ से जो प्रशासन के तरफ से कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई से तो हम संतुष्ट हैं। अगर हमको जरूरत अतिरिक्त सुरक्षा का पड़ेगा तो हम अतिरिक्त सुरक्षा की मांग सरकार से भी और खगड़िया के पुलिस कप्तान से भी करेंगे। जो इसमें नामजद आरोपित था पंकज सदा, पेशर रामानंद सदा, साकिन सिमरा गांव, ये थाना गंगौर, इसको गिरफ्तार किया गया है। और ये घटना के कारणों के बारे में क्या मामला था, किस कारण से जो है ये व्यक्ति माननीय विधायक के घर पर पहुंचा था, इन सब चीज़ों की जानकारी ली जा रही है, पूछताछ जारी है। मधेपुरा सिउदा किशनगंज से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां पर पंचायत ने रेप की कोशिश करने वाले आरोपी को जेल भिजवाने की जगह 51,000 का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि चुने हुए मुखिया पंकज कुमार और सरपंच मनोज सिंह की मौजूदगी में जिस पंचायत ने ये फैसला सुनाया, उसमें ना तो पीड़िता को बुलाया गया और ना ही उसकी बात सुनी ही गई। फैसले के बाद पंचायत ने एक पेपर तैयार किया, जिस पर महिला के जबरन हस्ताक्षर लिए गए, जिसमें यह लिखा गया था कि आरोपी को 51,000 के जुर्माने पर महिला ने माफ कर दिया है। महिला के मुताबिक उस पर गंदी नजर रखने वाले गांव के ही शख्स ने 17 तारीख को घर में घुसकर रेप की कोशिश की। शोर मचाने पर आसपास के लोगों के साथ कुछ पुलिस वाले भी पहुंचे। महिला पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोपी को सजा दिलाना चाहती थी, लेकिन दूसरे दिन ही पंचायत बैठ जाती है, जिसमें महिला को बुलाए बिना ही आरोपी पर 51,000 के जुर्माने का फैसला सुना दिया गया।
और महिला के फैसले के कागज पर जबरन हस्ताक्षर करा लिए गए। सब अपने सबटा निर्णय क्या हमरा नहीं बोले के, हमरा एके बेर बोले के साइन कर हमरा दरवाजा पर। हम बोलिए साइन नहीं कर, साइन करे छी तकर फिर मन बढ़ले रहते, हम नहीं करबे साइन। अगर हम साइन करे छी हमर मालिक काल नहीं रखते घर में तक। मुखिया क्या नाम है? मुखिया का नाम है पंकज कुमार। अब सरपंच के नाम नहीं जाने की ना संदी मनोज कुमार सिंह। अभी जो वर्तमान एक बार फिर बिहार में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का सीधा आरोप है कि मौत की वजह शराब है। हालांकि प्रशासन ने शराब से मौत की पुष्टि नहीं की। इन सबके बीच एक तीसरा एंगल भी तीनों मौतों के पीछे सामने आ रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कभी देखी है तरबूज के खेत में शराब की तस्करी, कभी देखी है बालू के अंदर ट्यूब में शराब, ऊपर नीचे ऐसा बड़ा कभी देखा है खेत के गड्ढे में प्लास्टिक की गेठरी में शराब। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं छपरा के तरैया की, जहां शराब से 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद उत्पाद विभाग ने अभियान चलाया तो ये सच्चाई सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बालू के अंदर ट्यूब में शराब को छुपा कर रखा गया था, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया। गिर जाएगा, 1-2 और छेद करूं, 100 लीटर से कम होगा। आमतौर पर यहाँ तरबूज की खेती होती है, लेकिन यहाँ अब तरबूज की खेती छोड़कर शराब की खेती हो रही है। ड्रोन के जरिए दियारा इलाके में इस काले धंधे का पर्दाफाश हुआ। छापेमारी में अवैध देसी शराब तो पकड़ी गई, लेकिन तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए। दरअसल अवैध शराब का ये धंधा उसी इलाके में चल रहा था, जहां से कुछ ही दूरी पर नवरत्नपुर गांव में 3 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। परिजनों का सीधा सीधा आरोप है कि शराब पीने के बाद तबीयत खराब हुई और फिर मौत हुई। स्कूल में आओ से तो दारू का जने कहाँ से पी के आके फूल, ओकरा बाद कहनी जे मेरा कहाँ से रोरा दारू मिल गई तो कहते रहे चुपचाप रहता रुकी ना, हमको ने बाप रे 2 दिन से पेट झरल बा, ऊपर से रुआ दारू कहाँ से जाके पी लेली। तो हम ठीक मानी। साँझ के उनका हपनी हो गई, लेके भगली चापा। का नाम बटे वहाँ के? रामनगीना सिंह। सदर अस्पताल में ले गई, हुआ नीमन से इलाज ना बनी। कितना दिन से? 1.5 दिन से। कस के बोले? 1.5 दिन से। 1.5 दिन से आइलन तो का भलो टाइम में का होत रहे? पानी तो पूरा बेचैनी लखन गोरा पीते। हालांकि प्रशासन की ओर से शराब से मौत की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसी बीच इस मामले में एक नया मोड़ भी सामने आया है। छपरा के तरैया में जहरीली शराब से मरने वाले 3 लोगों में एक मृतक विक्की कुमार के परिजनों ने शराब से मौत नहीं बल्कि जहर देकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। पॉइजन दिया है लोग, खाना में जहर दिया है लोग, जिसके कारण हमारे लड़का की मौत हुआ है। और पोस्टमार्टम करने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। आप क्या चाहते हैं? हम पोस्टमार्टम चाहते हैं, हम FIR चाहते हैं कि दोस्त लोगों पर FIR हो। 3 लोगों की मौत का सच क्या है, ये तो जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये भी सच है कि शराब से मौत के मामलों पर पुलिस का रवैया टाल मटोल वाला ही होता है, क्योंकि CM नीतीश कुमार ने चौकीदार से लेकर DGP तक की जिम्मेदारी तय कर दी है। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। बिहार में फुटबॉल खिलाड़ियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ बिहार और अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत बिहार के फुटबॉल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी भेजेगी। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चयन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा फुटबॉल खिलाड़ी पहुंचे थे। इसमें से 30 खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाएगा, जिन्हें अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल होगी। 2 दिन तक इंग्लैंड से पहुंचे 2 फुटबॉल कोच फुटबॉल खिलाड़ियों का चुनाव करेंगे।
5 बेहतरीन खिलाड़ियों को यूरोप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।